हेलो एवरीवन, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने लास्ट मंथ हमारा टॉपिक पढ़ा था और हमारा उस टॉपिक का नाम क्या था लास्ट वाले का, बताओ? डिमांड। और आज का हमारा टॉपिक है मार्केट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम मार्केट। मार्केट को हिंदी में क्या कहा जाता है? बाजार। व्हाट इज मार्केट? बायर और सेलर, ऐसा एक प्लेस जहां पर खरीदने वाले भी हो और कौन हो? बेचने वाले भी हो। समझ आ गई बात को? और आप अपनी डेफिनेशन चाहो तो आपके चैट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो। समझ गए? हाँ, अब मार्केट की डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मार्केट क्या होता है, कि वो प्लेस जहाँ पर खरीदने वाले यानी बायर्स हो और जहाँ पर बेचने वाले हो यानी जो सेलर्स हो, तो वो प्लेस क्या कहलाता है? आपका मार्केट कहलाता है। समझ गए? अब यहाँ पर आपके मार्केट के कुछ टाइप्स होते हैं, समझना है। यहाँ पर बेसिस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के बेस पे आपके कुछ क्या होते हैं? मार्केट होते हैं। किसके बेस पे होते हैं? कंपटीशन के बेस पे। अब कंपटीशन के बेस पे जो मार्केट होते हैं वो होते हैं टू टाइप्स के। सबसे पहला वाला टाइप होता है वो होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब यहाँ पर जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, सबसे पहले इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और क्या होता है क्या नहीं होता है समझेंगे सभी, है ना? देखो, अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए मैं बहुत साधारण सा और बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ। इसमें ज़्यादा हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक बात बताओ कि आप सभी ऐसी कौन सी गुड्स है जो जनरली आप यूज़ लेते हो और जो आपको इजीली मिल जाती है? बताओ। जो किराने का सामान होता है ना, जनरल स्टोर का सामान जो डेली यूज में आता है और आपको मिल जाता है इजीली। समझ गए? और हर शॉप पे मिलता है वो, और एक गली छोड़ के मिल जाता है। आप एक बात बताओ, चाहे आप उस आपने पूरे एरिया पूरी सिटी से अगर मैं आपको बात करूं, वो चीज आपको सेम प्राइस पे मिलेगी। अरे क्या मिलेगी वो? आप लोग रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को छोड़ के, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड या फिर जो ट्रेड फेयर्स होते हैं या फेयर्स होते हैं उनको छोड़ के जो जनरल शॉप्स ओपन होती है, अगर आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, 20 बिस्कुट अगर 5 रुपए का है तो आप हिंदुस्तान में कहीं भी चल जाओ, वो कितने रुपए का मिलेगा आपको? सेलो पेन अगर 5 रुपए का आता है तो वो कितने रुपए का मिलेगा? पूरे हिंदुस्तान में 5 रुपए में मिलेगा। सनसिल्क शैम्पू अगर कितने रुपए का आता है? 1 रुपए का आता है। डव अगर 3 रुपए का आता है। समझ आ गई बात? तो सेम ये हिंदुस्तान में आपको सेम प्राइस पे ही मिलेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किसका पार्ट होती है बेटा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब उससे देखना हम कैसे चीजें निकालते हैं, सीधा डायरेक्ट ही लर्न करेंगे। सबसे पहला इसका जो बेसिक पॉइंट होता है वो देखना, यहां पर बायर और सेलर खुद बताओ कितने ज्यादा होते हैं? बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं। बताओ, हर गली में एक शॉप होती है उसकी, तो सेलर दुनिया भर के हो गए। समझ गए आप लोग? और बायर बताओ, यानी हर एक घर में खरीदने वाले लोग होते हैं। तो ऐसी गुड्स को परचेज करने के लिए बायर और सेलर भी क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर। सिंपल सा मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का सबसे पहला फीचर क्या बताया कि ऐसा मार्केट जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है? बायर एंड सेलर। मतलब यहाँ पर क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या, यानी खरीदने और बेचने वालों की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। फर्स्ट हो गया ये। सेकेंड, अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि इसकी जो प्राइस होती है वो क्या होती है? इक्वल, सेम होती है इसकी प्राइस। इसकी प्राइस में नो चेंज। इसकी प्राइस में क्या है? नो चेंज। इसकी प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। कारण क्या है? सर कारण बताइए, क्यों? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इसकी प्राइस क्या होती है? चेंज होती है? चेंज नहीं होती है। इसकी क्या कारण है? ऐसा क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इसकी प्राइस को चेंज नहीं किया जाता? तो सबसे जो पहला कारण है कि इसकी जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? ट्रांसपोर्टेशन। बताओ, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हो गया? आने जाने का। भाई आने जाने का क्या हर एरिया में फैक्ट्री लगी हुई गैस की? नहीं। उन गुड्स की हर एरिया में तो फैक्ट्री लगी हुई नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में कुछ कुछ जगह फैक्ट्री लगी हुई है। तो जहां पर भी फैक्ट्री लगी हुई है
तो वहां से गुड्स पूरा ऑल ओवर इंडिया में क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है। समझ आ गई बात, क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो अब आप लोग एक बात बताओ, अगर उसकी फैक्ट्री सपोज हमारे दिल्ली में है, कहां पर इसकी फैक्ट्री, दिल्ली में। अब अगर इसकी फैक्ट्री दिल्ली में है तो बताओ अगर आप इसको चेन्नई में बेचोगे तो क्या दिल्ली से चेन्नई तक का खर्चा नहीं होगा क्या? अरे बहुत सारा होगा साहब, कहां से माल आएगा? तो दिल्ली का दिल्ली में तो सस्ता मिलना चाहिए, राजस्थान में सस्ता मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में सस्ता मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गुजरात में सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद के नीचे के सारे एरिया में तो वो गुड्स क्या मिलनी चाहिए, महंगी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको वहां तक ले जाने के खर्चे कितने हो गए, बहुत सारे एम्प्लॉय लगे, ट्रांसपोर्ट लगा, लेकिन फिर टैक्स लगा, फिर भी हिंदुस्तान में उसकी प्राइस क्या होती है, सेम होती है। कारण ये होती है क्योंकि वो इतनी मात्रा में, इतनी क्वांटिटी में सेल किए जाते हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। समझ आ गई बात, इतनी क्वांटिटी में सेल किया जाता है जिसका हम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते, ये जिससे ये 1 2 3 4 5 10 लाख का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। समझ गए आप लोग? बताओ, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। फिर क्या पढ़ा अपन ने कि इसकी प्राइस क्या रहती है, सेम। कारण क्या होता है इसका, क्योंकि ये बहुत लार्ज, मतलब उसमें बिकता है, मतलब कि उसी को लिमिट ही नहीं, बिल्कुल कंपटीशन होता है। तो एब्सेंस ऑफ क्या होता है, ये एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। समझ आ गई बात को, एब्सेंस ऑफ क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। चलो देखो, अब इसके अंदर होमोजीनियस गुड्स भी होती है। कौन सी गुड्स होती है, होमोजीनियस गुड्स को हिंदी में कहा जाता है समरूप वस्तुएं। क्या कहा जाता है, समरूप वस्तुएं। अब वो समरूप वस्तुएं क्या होती है, ध्यान से समझना कि यहाँ पर आप क्या बताओ कि जो गुड्स राजस्थान में जो बिकती है 2020 बिस्कुट का कलर क्या अलग हो जाता है क्या गुजरात में, नहीं, या फिर MP UP समझे महाराष्ट्र क्या यहाँ पर अलग थोड़ी हो जाता है। तो उसकी जो रंग रूप है उसको दिखने का वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। समझ आ गई बात को, उसका जो रंग रूप है वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। चलो देखो, सबसे पहला पॉइंट चल लिख ही देते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और यहाँ पर प्राइस विल बी सेम। समझ आई बात को? फिर यहाँ पर इसका रीजन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस मतलब कमी, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और ये जो गुड्स होती है वो क्या होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। कौन से प्रोडक्ट होते हैं ये, होमोजीनियस। यानी इसका मतलब क्या हो गया, समझ आएगा, इसका जो रंग रूप है, डिजाइन है, वो क्या रहती है, वही जो जैसे निकलती है वो वैसे ही सेट होती है। ठीक है, चलो फिफ्थ पॉइंट अगर मैं आपसे भी बात करूं कि यहाँ ये होता है लैक ऑफ, लैक का मतलब भी क्या होता है, कमी होता है, लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट। लैक ऑफ क्या होता है, पर्सनल कांटेक्ट। बताओ पर्सनल कांटेक्ट क्या होता है, लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट। पर्सनल कांटेक्ट कम, पर्सनल कांटेक्ट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा मतलब, पर पर्सनल कांटेक्ट कम थोड़ा ना होते हैं। यहाँ देखो, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एक जनरल स्टोर वाले से, किराने की दुकान से आपकी जान पहचान है, अच्छा खासा दोस्त है, क्या वो 5 रुपए के 2020 बिस्कुट को 4 रुपए में बेच सकता है क्या? क्यों? उसके घर में ही 4.5 में आता है, 4.5 रुपए में उसके घर में आता है वो, ज्यादा मार्जिन नहीं, तो इसमें मार्जिन होता ही नहीं है। तो कितने भी पर्सनल कांटेक्ट वाला क्यों ना हो, कितना भी खास क्यों ना हो, उसकी प्राइस तो क्या लगेगी। अरे आप कभी भी कोई मार्केट में गए होंगे ना, किराने की दुकान पे, कभी वहां से सामान लिया होगा, बिल बना होगा, तो कभी वहां भावताव किए क्या? वो तो राउंड ऑफ वाले भी नहीं छोड़ते, 1001 रुपए भी होगा ना तो 1 रुपया भी लेंगे। क्लियर देखिए आपको जी। तो इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि पर्सनल कांटेक्ट का क्या होता है, यहाँ पर लेक होता है कि पर्सनल कांटेक्ट बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं किए जाते। समझ गए आप लोग? देखो अब यहाँ पर जो प्राइस होती है
क्या होती है? प्राइस। प्राइस डिसाइड बाय इंडस्ट्री। इस प्राइस को डिसाइड कौन करता है? इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री डिसाइड करती है, तो बताओ इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? उद्योग। जहां से ये बन के निकलता है, प्रोड्यूस होके निकलता है, वो कहलाती है आपकी इंडस्ट्री, उद्योग। तो अब जो प्रोड्यूस होगी वो जो इंडस्ट्री है, उसकी प्राइस डिसाइड कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। अरे उद्योग ने कर दिया, वो टीवी में ऐड डाल दिया तो सबको पता चल गया तो इस गुड्स की प्राइस इतने रुपए है, तो इसको सेल कौन करता है? सेल बाय फर्म। अरे जितनी भी शॉप्स होती है ना, इनको फर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्म कहा जाता है। और ये जितनी भी इंडस्ट्री होती है वो कंपनीज होती है। क्या होती है वो? कंपनीज। तो ये इस गुड्स को कौन सेल करता है? फर्म। कौन सी प्राइस पे सेल करता है? इंडस्ट्री ने जो इंडस्ट्रियल ने जो डिसाइड कर रखी है, उसी प्राइस पे उस गुड्स को क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। समझ आ गई बात आपको? अब यहाँ पर अगर मैं इसका यहाँ डिमांड कर्व की बात करूँ, क्या बात करेंगे इसकी यहाँ पर? ठीक है। अब इसका डिमांड कर्व क्या होता है, यहाँ सुनना, ज़्यादा डीपली आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, वो जो जनरल पॉइंट बता रहा हूँ वो आप याद रख लेना। ये होता है इसका डिमांड कर्व। आपको बताया था ये कौन सा लेवल होता है प्राइस का? 0। और यहाँ किसका होता है? क्वांटिटी का। तो देखो आप खुद ही समझो, यहाँ प्राइस क्या है? सेम है। चाहे एक क्वांटिटी लूँ चाहे 1000, प्राइस क्या लगेगी भैया? सेम लगेगी। तो देखो ये प्राइस का लेवल क्या हो गया? फिक्स हो गया ना। अब चाहे क्वांटिटी आप ज़्यादा खरीदो या क्या खरीदो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके उस पर। क्लियर है क्या? और इसको यहाँ बोला जाता है EP इजिकल टू इन्फिनिटी। क्या बोला जाता है इसको? EP इजिकल्स टू इन्फिनिटी। समझ गए आप लोग? चलो नेक्स्ट। अब जो 9 पॉइंट है वो यहाँ देखना कि आपके जो फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं? और फैक्टर्स किसके होते हैं बेटा? प्रोडक्शन के। किसके फैक्टर होंगे? अब ये जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये क्या होते हैं कि इजीली एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं? जैसे पहले तो बताओ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेबर, मतलब प्रोडक्शन किससे होता है या माल किससे बिकता है? दुकान पे कोई आपका आदमी काम करता है, तो वो किसका पार्ट होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वो जो पर्सन वो जो काम करता है, आप लोग एक बात बताओ, अब वो जो एक पर्सन एक काम करता है, तो वो जो पर्सन है अगर उसको उस शॉप से निकाल दिया तो बताओ वो इजीली दूसरी शॉप पे जा सकता है? नहीं जा सकता है। क्यों? हाँ, अरे बात समझ में आई आपको? तो वो इजीली उस शॉप पे क्या कर सकता है? जा सकता है। अरे समझ आ गई कि आपको बात? ठीक है। हाँ, अब यहाँ ध्यान देना, सिंपल सा कंसेप्ट क्या बोला मैंने आपको कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसा होता है कि इजीली यहाँ पे एक वर्कर जो किराने की दुकान पर अगर काम कर रहा है तो वो इजीली दूसरे किराने की दुकान पे क्या कर सकता है? अरे बहस हो गई कि मुझे नहीं करना काम, तो किराने की दुकान वाला क्या बोलेगा? मत कर। तो उसको भी कोई डर है क्या? नहीं। क्योंकि उसने जो बिजनेस सीखा है, जिस दुकान में उसने काम किया है, वो हजारों दुकानें हैं बाजार में, कोई भी रख लेगा हमको। क्लियर देखिए आपको? वो हमको वहां पे क्या रख लेगा? कोई भी रख लेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी मनाही नहीं है। तो ऐसे बिजनेस को ही क्या कहा जाता है बेटा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं होता। क्या बताओ, गवर्नमेंट यहाँ पर अपन को किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन लगाती है क्या? तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा अगला पॉइंट लिख देता हूँ, नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ गवर्नमेंट। समझे? तो गवर्नमेंट आपको जनरल स्टोर खोलने से मना करेगी क्या? नहीं करेगी सर। क्या जनरल स्टोर बंद करने से अगर गवर्नमेंट आपको मना करेगी क्या? नहीं करेगी। समझ आ गई बात? उसका सब आप उसका बहिर्गमन बहुत इजीली कर सकते हो, मतलब इजीली आप क्या कर सकते हो? उस शॉप को बंद कर सकते हो। समझ आ गई बात? इजीली उस शॉप को क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। समझ आ गई बात आपको?
तो ये जो हमारा 10th पॉइंट है वो नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ क्या है, गवर्नमेंट है। तो बताओ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, सिंपल सा बताओ, कैसा मार्केट जहां पर बायर और सेलर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि प्राइस विल भी क्या होती है, सेम होती है। कहीं भी चल जाओ हिंदुस्तान में क्या मिलेगी, कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कोई भी यहाँ पर इफेक्ट, क्यों, क्योंकि बहुत इतनी मात्रा में ये सेल होती है, इतनी मात्रा में ये प्रोडक्शन होता है कि यहाँ पर इसकी छोटी मोटी कॉस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। होमोजीनियस गुड्स, इसका जो रंग रूप जो है, पैटर्न है, वो सब क्या रहता है, सेम रहता है। फिर लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका, कितना भी मिलने वाला हो वो क्या करेगा, सेम प्राइस पे लेगा ही लेगा। प्राइस डिसाइड बाय कौन करता है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है। यहाँ पर सेल कौन करता है, उसी प्राइस पे सेल कौन करता है, फर्म। जितनी भी शॉप्स होती है उनको क्या कहते हैं, ये फर्म है सारी की सारी, जितनी भी दुकान है ना मार्केट में वो सब फर्म होती है। नेक्स्ट डिमांड कर्व क्या होता है यहाँ पर, समझ, इन्फिनिटी, क्लियर है क्या। चलो ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना आपका एक तरीके से, हॉरिजॉन्टल समझते हो, सेम टू सेम ये पोर्शन पे पैरेलल हो गया आपके लिए। फिर 9th क्या है, फैक्टर ऑफ क्या है, प्रोडक्शन, कि यहाँ पर जो इस प्रोडक्शन, इस गुड्स को बनाने के लिए या फिर इस गुड्स को बेचने के लिए जो आपने लेबर रख रखी है, तो ये ऐसा बिजनेस, ऐसा काम सीख चुके हैं जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सक जाएंगे, गमन कर जाएंगे, या ना ट्रांसफर कर जाएंगे, क्योंकि इनको ये बिजनेस बहुत क्या आता है, अच्छे से आता है। फिर लास्ट क्या है 10th, नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ क्या है, गवर्नमेंट। समझ आ गई बात आपको। चलो पहले आप सभी इसको लिखो, आपको 10 सेकंड देता हूं मैं, तो लिखो इसको सभी, फिर बाद में अगला वाला कंपटीशन मार्केट पढ़ेंगे अपन। हाँ लिख लिया क्या आप सभी ने, नहीं लिखा हो तो लिख लेना आप सभी, है ना, स्टॉप करके लिख देना बोले, या बाद में लिख देना जब वीडियो पूरी अब कंप्लीट हो जाए आप सबकी। देखो अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, और हम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको है ना बता ही देता हूँ कि ये आरबीडी का क्वेश्चन नंबर कौन सा है। लास्ट क्लास पे थोड़ा मिस हो गए थे हम, आरबीडी का क्वेश्चन नंबर नहीं बताया था जो हमने टॉपिक पढ़ा था, गधा वाला टॉपिक दिया था। हाँ, चलो कोई नहीं, वो डिस्कस भी करना। हाँ ये तो पहले यहाँ लिख लो आप लोग, है ना, 2015 का क्वेश्चन नंबर 18। अपना सब्जेक्ट पता ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो समझते ही नहीं हैं। देखो 2015 का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 18 है, समझे। अभी 18 है आपका 2015 का क्वेश्चन नंबर। तो अगर आपके पास अभी आरबीडी अवेलेबल हो तो आप सबसे पहले इसको देख लें कि वो क्वेश्चन की लाइन क्या लिखी हुई है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलो एक मिनट, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हाउ आर प्राइस, एक मिनट, हाउ इज प्राइस डिटरमाइन इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्प और क्या है दीर्घ काल में उसकी कीमत को कैसे निर्धारित किया जाता है, तो वो आपको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ ध्यान से समझना सभी। अब ये क्वेश्चन तो इसने अपनी गाथा तो गाली, अब हम हमारे हिसाब से पढ़ेंगे, ध्यान रखना। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझोगे कि क्वेश्चन है क्या।
अब क्वेश्चन में सिंपल सी ये लाइन लिखी हुई है कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के प्लेस पे खड़े हैं तो वहां पर आपकी प्राइस का डिटरमाइन कैसे होता है, मतलब उस गुड्स की प्राइस डिसाइड कैसे होती है। इन द सेंस अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं कि आप जब शॉर्ट पीरियड पे हो, अगर आपने उसकी अपनी जो शॉप है वो कितने टाइम के लिए खोल रखी है, शॉर्ट पीरियड के लिए खोल रखी है, तो आपको कैसी कैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, और अगर लॉन्ग पीरियड के लिए हो तो आपको कैसे कैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली सिचुएशन नंबर फर्स्ट, अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए आपने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एज ए बिजनेसमैन कदम रखा है एज ए सेलर, तो पता है इसकी 3 सिचुएशन आपके सामने आएगी। सबसे जो पहली वाली सिचुएशन है उस सिचुएशन का नाम है, सबसे पहले तो आपको शुरुआत में एक तरीके से ये समझ लो आपको अब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया आपको? अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट मतलब आपको दुनिया भर का क्या हो सकता है? प्रॉफिट। और फिर क्या हो सकता है? प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर क्या हो सकता है? लॉस। चलो नहीं सर ऐसे समझ में नहीं आया, हमको छोटा सा एक एग्जांपल लेके बताइए कि अगर हमने स्टार्टिंग में कोई बिजनेस अगर ओपन किया तो पता है स्टार्टिंग में लॉस का सफर करना पड़ता है। किसका सफर करना पड़ता है? और फिर धीरे 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 आप क्या आते हो? नॉर्मल प्रॉफिट पे आते हो। और नॉर्मल प्रॉफिट वो लेवल होता है कि जहाँ पर ना ही तो प्रॉफिट होता है और ना ही क्या होता है? लॉस। हमारे इनकम और एक्सपेंस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समझ आ गई बताओ? और जो तीसरा होता है वो होता है अब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है बेटा? अरे बात समझ में आ गई? अब उस अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि अब आपको दुनिया भर का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अब आपकी दुकान क्या हो गई है? जम के तैयार हो गई। तो समझेंगे सभी। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपसे बात करता हूं शॉर्ट पीरियड की। किसकी बात करेंगे? शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में सबसे जो पहला केस है हम डायरेक्ट ही यहां स्टार्ट करते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट से, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मैं यहाँ बेसिक सा डायग्राम बना देता हूँ। अब बेसिक सा डायग्राम यहाँ क्यू है, यहाँ क्या है? वाई, और ये आपके लिए क्या हो जाती है? प्राइस। सेकंड यहाँ पर हम ले लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। बताओ नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? ये लो, ये प्राइस होती है और क्या होती है? ये क्वांटिटी। सेम अब थर्ड डायग्राम बनाएंगे और थर्ड डायग्राम यहाँ ले लेते हैं। ये कौन सी सिचुएशन हो गई आपकी? लॉस की। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिएगा आप सभी, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। श्योर आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लिखने का काम बाद में करना, ठीक है। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं डायरेक्ट है ना, वो लिखने का काम बाद में कीजिएगा, पहले यहाँ समझेंगे सभी। चलो बताओ। अब नॉर्मल प्रॉफिट और क्या है? लॉस। पूरा फोकस करके समझना। टोटल है ना, मुझे यहाँ 4 चीजें चाहिए। कितनी चीज चाहिए? 4 चीजें। सुनना यहाँ पर, सबसे जो पहली चीज यहाँ पर सुनेंगे कि हमारे पास यहाँ होना चाहिए एक तो MR। क्या होना चाहिए? मार्जिनल रेवेन्यू। फुल फॉर्म से भी हमको मतलब नहीं रखना। मैंने क्या बोला? MR चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू। फिर हमको यहाँ चाहिए बेटा MC। क्या चाहिए हमको? MC। और फिर हमको यहाँ पर क्या चाहिए बेटा? समझ आ गई बातों को? AC, या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि आप यहाँ पहले क्या ला सकते हो? AR। और फिर लास्ट में आपको क्या चाहिए? AC। क्या ला सकते हो आप लोग? AC। तो यहाँ पर ठीक से समझेंगे सभी। ये टोटल 4 डायग्राम बनाने हैं। कितने डायग्राम बनाने हैं? 4। देखो 2 तो रेवेन्यू वाले हो गए और 2 आपके लिए क्या हो गए? कॉस्ट वाले। अरे 2 तो रेवेन्यू वाले हो गए और 2 क्या हो गए? तो इन दोनों कॉस्ट का मीनिंग मैं आपको मेरे लेक्चर बिजनेस इकोनॉमिक्स के फर्स्ट में मैं आपको दे चुका हूं कि कॉस्ट के अंदर एक मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है और एवरेज कॉस्ट क्या होता है। समझ गए?
अब ये जो दो टॉपिक है वो रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू। रेवेन्यू को इकोनॉमिक्स की भाषा में इनकम कहा जाता है, इनकम को रेवेन्यू, इनकम को इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कहा जाता है, रेवेन्यू कहा जाता है। और अकाउंट की भाषा में उसको इनकम कहते हैं, अकाउंटेंसी की भाषा में क्या कहते हैं उसको, इनकम कहते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बताओ। रेवेन्यू का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि अगर आप एक शॉपकीपर हो तो आपने गुड्स को क्या किया है, बेचा है, और बेचने से प्रॉफिट नहीं, सिर्फ इनकम ही है कि सुबह से शाम तक इतने रुपए की क्या हो गई, सेल हो गई। उस सेल में से अगर आप कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, तीन चीजें। उस सेल्स को अगर आप कॉस्ट में से माइनस कर दोगे तो आपके पास कितनी सिचुएशन आ सकती है, या तो ज्यादा प्रॉफिट होगा अब नॉर्मल, या फिर नॉर्मल, दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर तीसरा सिचुएशन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बताओ कैसे होगा, मुझे बताओ। मैं यहाँ लिखता हूँ रेवेन्यू, यहाँ मैंने 3 रेवेन्यू लिखे, बताओ। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उसका मतलब आपकी रेवेन्यू क्या है, अरे 10,000 रुपए की रेवेन्यू है और कॉस्ट 7,000 की है तो 3,000 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट। जितनी रेवेन्यू है उतनी ही क्या है, कॉस्ट है, इक्वल है। तो 10,000 की रेवेन्यू और 10,000 की क्या है, कॉस्ट। फिर अब रेवेन्यू कम है और कॉस्ट क्या है, ज्यादा है, तो ये अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, और ये क्या हो गया, लॉस हो गया। अरे ये केस समझ में आ गई क्या आपको। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट आपका ऊपर रहता है और रेवेन्यू आपकी क्या रहती है, नीचे, तो ये कौन सी सिचुएशन बताता है, ये बीच का पोर्शन क्या है, लॉस है। अरे कॉस्ट ज्यादा है ना और इनकम क्या है, कम है। और अब मैं आपसे अगर बात करूं कि अब इनकम क्या हो गई, ज्यादा, रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट क्या है, मतलब अब नॉर्मल, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट, और दोनों इक्वल हो तो नॉर्मल। अरे समझ में आ गई आपको, बहुत सिंपल सा मैंने फैक्ट बोला है। तो आपको इस तीनों डायग्राम में यही सिचुएशन मिलेगी। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, अब नॉर्मल प्रॉफिट में पता है आपको क्या मिलेगा, रेवेन्यू ऊपर मिलेगी और कॉस्ट क्या मिलेगी, नीचे। समझ आ गई बात आपको। नॉर्मल प्रॉफिट में आपको क्या मिलेगा, टच करते हुए। तीसरे में आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऊपर मिलेगी और रेवेन्यू का। अरे बेटा क्लियर समझ में आ गया कि आपको ये कि एक डायग्राम में आपको आगे क्या देखने को मिलेगा, समझ गए भाई। डायग्राम आपको शो तो करा देंगे लेकिन हमको यही नहीं पता कि आगे डायग्राम में देखने को क्या मिलेगा। तो सबसे पहला जो सिंपल सा कंसेप्ट होता है, मैं यहाँ एक डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहला डायग्राम बनाना है आपको एमआर और एमसी का, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ डायग्राम बनाया मैंने एमआर का, और एमसी का डायग्राम होता है जो यहाँ नीचे से इसको काटता हुआ जाता है। कहाँ से काटता हुआ जाता है इसको, तो 2 डायग्राम बनाया बेटा पहले मैंने। पहला क्या बनाया, एमआर, दूसरा क्या बनाया, एमसी। फिर यहाँ पर आपको इसको क्या कर देना है, इस तरीके से टच कर देना है। क्लियर है क्या। इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन। इक्विलिब्रियम ई नाम दे दिया हमने इसको, जब टच किया ना। अब तीसरा डायग्राम क्या होता है बेटा, एआर। तीसरा डायग्राम क्या होता है, अब मैं आपको फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एमआर और एआर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कारण सुनो, रटना नहीं है। एआर का दूसरा नाम प्राइस होता है, और इस मार्केट में प्राइस क्या है, तो फिर इसका ऑफ कोर्स तो एआर भी क्या होगा, अरे क्लियर समझ में आया ना कंसेप्ट। चलो देखो, तो एमआर और एआर एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर। तो बताओ इस पूरे छोटे से डायग्राम के अंदर हमने कितने डायग्राम बना लिए, 3 डायग्राम बना लिए। पहला क्या बनाया, एमआर बनाया, दूसरा क्या बनाया, एमसी। बनाया कैसे, याद रखो, ये जो बोल रहा हूँ ना यही लाइन आएगी तुम्हारी कुछ क्वेश्चन में। एमसी इसको नीचे से समझ आएगी तो काटता हुआ गया, और फिर तीसरा डायग्राम क्या बनाया, एआर का। बट कोइंसिडेंस क्या हुआ कि एआर इक्वली होता है, तो यही एमआर हो गया और यही क्या हो गया, अरे बेटा बात समझ में आ गई। अब जो चौथा डायग्राम है वो चौथा है एसी। ये डिसाइड करेगा आपके कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो सुनना यहाँ पर अब आपको क्या लाना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो फिर ऑफ कोर्स आप किसको काटते हुए चलोगे, जैसे एमआर को कौन काटता हुआ गया, एमसी। भाई मार्जिनल का रेवेन्यू मार्जिनल की कॉस्ट काटेगा, कॉस्ट को काटेगा। अब एआर के रेवेन्यू को कौन काटेगा, एसी की कॉस्ट। समझ आई बात आपको। तो बताओ अब ये एमआर को नहीं काट रहा है, किसको काट रहा है, बट कोइंसिडेंस क्या है, सेम है। क्लियर क्या। चलो देखो, अब यहाँ पर इसको मैं इसे नीचे से काटता हुआ जाता हूँ, सुनना यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से काट दिया।
तो ये क्या आ गया आपके AC बन गया। अरे कुछ दिखाई दिया क्या आपको? ये AC हम इसको कहाँ काटते हुए चले गए? इसको ऐसे नीचे से काटते हुए चले गए। चलो तो जहाँ ये कहाँ मिला? E वाला जो डॉट है यहाँ पर मिला ना मेरे को, ये तो ये यहाँ पर मिल गया। तो ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है बताओ? ये कोस्ट की। अरे किसकी लाइन है? ये कोस्ट की लाइन है। और ये लाइन किसकी है? रेवेन्यू की। तो देखो रेवेन्यू ज़्यादा है। अरे रेवेन्यू ऊपर आ गया और कोस्ट कहाँ आ गया? नीचे आ गया। रेवेन्यू ऊपर आ गया ना और कोस्ट क्या आ गया? इसका मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताओ ये वाला जो एरिया है वो कंप्लीट आपका क्या कहलाएगा? अब नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। बेटा समझ में आ गई आपको? तो मैं इसको यहाँ पर सिंपल सा यहाँ B नाम दे देता हूँ। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? RCBE। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नहीं है, ध्यान रखना। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंटरप्राइजेस, ये RCBE। अरे क्लियर है क्या आपको? चलो देखो, तो प्रॉफिट का मैटर समझ में आ गया। अभी देखो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब सेम ये 3 डायग्राम, सेम के सेम 3 डायग्राम में यही बनेंगे। तो बताओ पहला डायग्राम बनाओ। अरे पहला क्या सर, अब तो क्या बच्चों की तरह सिखा रहा हो? ये 2 डायग्राम तो यही बन गए, MR और AR 2 बन गए। तीसरा बनाओ, इसको ऐसे नीचे से, तो नीचे से काटता हुआ गया। तो 3 डायग्राम तो सेम है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब मुझे वो प्लेस चाहिए जहाँ पर RB उसी जगह पर हो और CB क्या हो। तो फिर मैं सिंपल सा यहाँ इसको क्या करता हुआ ले जाऊंगा? टच करता हुआ ले जाऊंगा। तो ये टच, पहले बताओ ये पूरी लाइन किसकी है? R की। ये पूरी लाइन किसकी है? R की। समझ आइए? और इस पूरी लाइन में इसको कौन टच, इसको कहाँ टच कर रहा है? यही टच कर रहा है। तो यही आपके लिए क्या हो गया? कोस्ट हो गया। तो यही आपके लिए R हो गया और यही आपके लिए क्या हो गया? तो बताओ रेवेन्यू और कोस्ट एक दूसरे के क्या हो गई? इक्वल हो गई। अरे कंसेप्ट समझ में आया क्या? आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है। अब सेम 3 डायग्राम यहाँ बढ़ाओ। क्या करो? हाँ, MR इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? AR। अब तीसरा डायग्राम MC का गया। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? E। ये आपका रेवेन्यू है। तो अब बताओ कोस्ट के लिए क्या करूँ? अब इस डायग्राम को कहाँ से ले जाऊँ ताकि कोस्ट क्या आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। अरे बात समझ में आ गई क्या आपको? लाइन तो यही चलेगी। समझ आ गई बात आपको? तो ये कहाँ टच हुआ? यहाँ टच हुआ ना, तो ये C हो गया। तो बताओ अब कोस्ट ऊपर आ गई और रेवेन्यू नीचे आ गया। तो बेटा ये चीज़ आपके लिए क्या हो गई? लॉस हो गई। समझ में आया क्या आपको बात? ये है आपका डायग्राम का सिंपल सा कंसेप्ट। समझ गए? जब आप इसको रीड करोगे ना इस क्वेश्चन को, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर है एक्सप्लेन द शॉर्ट पीरियड ऐसे। शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड प्रॉफिट प्राइस डिटरमाइन हो गया आपका ये। समझ गया क्या आप लोग? चलो अब इसको डायग्राम को साफ सुथरा बनाइए। समझ गए? तो मैं आपको इसमें टाइम दे रहा हूँ, आराम से 2-5 मिनट दे रहा हूँ। ओके, चलो आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान रखें, इसको क्वेश्चन को पढ़ के आए। मार्केट की एक क्लास और लगेगी जो कि लगेगी कल। समझ गए आप लोग? मार्केट की एक क्लास क्या लगेगी? कल और लगेगी। फिर आपका मार्केट चैप्टर का मार्केट कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। हाँ